राजस्थान में सियासी संकट बरकरार। आज दूसरी बार हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में भी नहीं पहुंचे सचिन पायलट। पायलट गुट ने साफ कहा, अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद से हटाने से कम पर नहीं होगा कोई समझौता। 22 विधायकों के समर्थन का किया दावा। भाजपा ने भी राज्य की मौजूदा राजनीतिक स्थिति को लेकर बुलाई बैठक। भारत और चीन के बीच सैन्य वार्ता जारी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री की बातचीत के बाद से सीमा पर तनाव में आ रही है कमी। आज की बैठक से हालात में और सुधार होने की उम्मीद। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। कहा, सरकार दिल्ली मुंबई राजमार्ग परियोजना में 1 लाख करोड़ रुपए कर रही है निवेश। सरकार का मकसद है एमएसएमई क्षेत्र में अगले 5 सालों में 5 करोड़ नौकरियों का सृजन करना। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचने से असम में बाढ़ के हालात हुए गंभीर। राज्य में बाढ़ से 6 और लोगों की मौत। 21,60,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर फिलहाल स्थिर। देश भर में कोरोना का रिकवरी रेट 63% पर बरकरार। 19 राज्यों में रिकवरी रेट राष्ट्रीय औसत से ज्यादा। देश में पिछले 24 घंटों में कुल 2,86,000 नमूनों की हुई जांच। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कलबुर्गी में लॉकडाउन लागू। बेंगलुरु में आज रात से 1 सप्ताह का लॉकडाउन होगा लागू। और कोरोना संक्रमण के वैश्विक मामले 1 करोड़ 31 लाख के पार। दुनिया में कोरोना महामारी से 5,73,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। WHO ने फिर जताया, कहा, लोगों ने अगर जरूरी सावधानियों का नहीं रखा ख्याल तो हालात हो सकते हैं और भी खराब। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वसीम मिश्रा और सबसे बड़ी खबर राजस्थान की राजनीति से जुड़ी हुई है। राजस्थान में राजनीतिक संकट अब भी बरकरार है। कांग्रेस बगावती सुर अपनाने वाले राज्य के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को मनाने के लिए जुटी हुई है। सचिन पायलट सहित जो विधायक कल बैठक में नहीं पहुंच पाए, उन्हें एक और मौका देते हुए आज भी कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई, लेकिन पायलट आज भी इस बैठक में नहीं पहुंचे। खबरों के मुताबिक कार्रवाई प्रस्ताव को बैठक में पारित कर दिया गया है और इस बैठक में गैर हाजिर रहने वाले उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और विधायकों के खिलाफ पार्टी कार्रवाई करेगी। इससे पहले कल हुई बैठक में कांग्रेस विधायक दल ने अशोक गहलोत सरकार से के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया था। पायलट गुट के विधायक भंवर लाल शर्मा ने कहा है कि उनके साथ 22 विधायक हैं। उनका कहना है कि अशोक गहलोत को हटाने से कम पर कोई समझौता नहीं होगा। साथ ही अगर उनकी बात नहीं मानी जाती है तो वो फ्लोर टेस्ट के वक्त ही जयपुर जाएंगे। पायलट गुट के नेताओं ने कहा है कि उनकी बात किसी शीर्ष नेता से नहीं हुई है। और आज की दूसरी अहम खबर, भारत और चीन के आज लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बैठक हो रही है। दोनों देशों के बीच ये बैठक पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के भारतीय हिस्से में चुशुल में आयोजित की जा रही है। इस बातचीत में दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच ऊंचाई वाले क्षेत्र में शांति और अमन की बहाली को अंतिम रोड मैप देने की कोशिश होगी। बीते दिनों चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी गोगरा, हॉट स्प्रिंग्स और गलवान घाटी से अपने सैनिकों को वापस बुला चुकी है। इसके अलावा पिछले 1 सप्ताह में पेंगोंग शो क्षेत्र में फिंगर 4 में सैनिकों की उपस्थिति के काफी कम होने की खबर है। आज इस वार्ता में दोनों सेनाओं के बीच पेंगोंग और फिंगर इलाकों में सेनाओं को कम करने की दिशा में भी बातचीत होने की उम्मीद है। और जैसे कि हम बता रहे हैं कि लगातार जो राजस्थान से जुड़ी जो अपडेट है वो हम आपको लगातार दे रहे हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय विक्रम जुड़ गए हैं। अजय, जो ताजा घटनाक्रम है राजस्थान की राजनीति से वो ये कि एक प्रस्ताव पारित किया गया है और उसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि सचिन पायलट और उनके खेमे के जो विधायक कल की मीटिंग में नहीं पहुंचे, आज जो मीटिंग बुलाई गई तो उसमें भी नहीं पहुंचे, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल अजीम, ये प्रस्ताव पारित किया गया है सीएलपी की बैठक में और उस प्रस्ताव को जो मेरी जानकारी है कांग्रेस आला कमान के पास भेजा गया है और उसके बाद वहां से जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिलेगा कुछ ही देर बाद जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और उसके बाद उस पर क्या कार्रवाई की जा रही है
या फिर क्या योजना है, इसके बारे में खुलासा किया जाएगा। लेकिन ये बात जरूर है कि जिस तरह से लगातार बार बार बुलाए जाने के बाद 2 बार सीएलपी बैठक बुलाए जाने के बाद भी सचिन पायलट गुट के विधायक नहीं पहुंचे और सचिन पायलट नहीं पहुंचे, उसको लेकर जो कांग्रेस का राज्य स्तर का नेतृत्व है वो खासा नाराज है और केंद्रीय नेतृत्व को इस बारे में जानकारी दे दी गई है। सचिन पायलट को मनाने के लिए तमाम प्रयास किए गए। अहमद पटेल, पी चिदम्बरम सहित प्रियंका गांधी ने भी बात करने की कोशिश की और उन लोगों ने उनको समझाने की कोशिश की। सूचना ये भी मिल रही है कि प्रियंका गांधी की बार बार प्रयास करने के बाद भी उनकी सचिन पायलट से बात नहीं हो पाई। उनका फोन कोई और व्यक्ति उठाता था और उसके बाद उनसे बात नहीं होती थी। साफ तौर पर सचिन पायलट गुट से ये केंद्रीय नेतृत्व को ये संदेश दिया गया है कि अशोक गहलोत को हटाने से कम पर किसी बात पर विचार नहीं किया जाएगा और इस बात की संभावना बहुत ही कम लगती है क्योंकि अशोक गहलोत ने सीएलपी की बैठक में अपना जो नंबर है उन्होंने उसको दिखा दिया है और बता दिया है कि उनके पास तकरीबन 102 विधायक हैं। जो जयपुर के होटल में जो रुके हुए विधायक हैं उनकी भी संख्या तकरीबन इतनी ही है। जो मेरे पास लिस्ट आई है सचिन पायलट गुट के जो नेता हैं उनमें 18 विधायक कांग्रेस विधायक और 3 निर्दलीय विधायकों के अब तो वो दावा कर रहे हैं कि 22 विधायक हमारे साथ हैं। जी बिल्कुल, इसको जोड़कर 21 विधायक होते हैं। हालांकि सचिन पायलट की गुट की तरफ से 22 विधायकों का दावा किया गया है, लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से 21 विधायक अभी उनके पास हैं। इसको भी अगर हम जोड़ते हैं तो सरकार पर फिलहाल हालिया तौर पर कोई संकट तो नहीं दिखता है, लेकिन ये कोई स्थायी हल नहीं होगा क्योंकि ये इतने मार्जिन पर सरकार चलाना हमेशा संकट की बात होती है। और ये भी देखने की बात होती है, कई बार हम लोगों ने देखा है कि फ्लोर टेस्ट के दौरान कई विधायक अपना मन बदल लेते हैं, तमाम उसके बीच परिस्थितियां ऐसी घटित होती हैं। इसलिए अभी अशोक गहलोत के लिए बहुत कंफर्टेबल पोजीशन है, ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। लेकिन सचिन पायलट ने भी अपने जितना दबाव लगाना है उन्होंने दबाव लगा दिया है। दबाव के बावजूद क्या वो रास्ता बना पाएंगे ये देखने की बात है। बहुत संक्षिप्त में इतना कहना चाहूंगा कि पायलट गुट की तरफ से ये भी क्लियर कर दिया गया है कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होने जा रहे हैं। इससे साफ संकेत ये है कि सचिन पायलट अंतिम समय तक चाहेंगे कि कांग्रेस में उनकी कोई स्थान बन पाए। अगर नहीं बन पाता तो किसी तीसरे ऑप्शन पर विचार कर सकते हैं। नहीं, मैं दूसरे सवाल पे आता, लेकिन उससे पहले आप ही के जवाब से एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि अगर वो बीजेपी में शामिल होने के लिए नहीं चाह रहे हैं और वो कांग्रेस से बगावती रुख अपनाए हुए हैं, तो क्या इसके बीच का रास्ता, क्या वो एक अलग पार्टी बना सकते हैं? इस तरफ भी ध्यान जा सकता है? जी बिल्कुल, इसमें एक बहुत टेक्निकल बात ये समझनी होगी कि सचिन पायलट टोंक लोकसभा से चुनाव लड़ते हैं और वहां पे 5 जो वहां के जो विधायक हैं उन्होंने वो सचिन पायलट के इस जो ये हालिया उनकी कार्रवाई है उनके साथ नहीं है और उन 5 विधायकों में अधिकतर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों के विधायक हैं और उनका ये वो निश्चित तौर पर इस बात से खुश नहीं है। सचिन पायलट अगर इस तरह का कोई कदम उठाते हैं तो उनको अपने लोकसभा के स्तर पर भी, अपनी सीट के स्तर पर भी विचार करना पड़ेगा और जो वहां की स्थानीय राजनीति है उस हिसाब से भी सचिन पायलट अपना कितना भारतीय जनता पार्टी में स्थान बना पाएंगे वो बखूबी सचिन पायलट ये बात को जानते हैं। इसलिए वो अंतिम समय तक ये चाहेंगे कि कांग्रेस में कोई बातचीत हो। जो मेरी अभी शीर्ष नेतृत्व के करीबी पदाधिकारी हैं, करीबी लोग हैं, उनसे जो बात हुई है उन लोगों ने अभी आधे घंटे तक जो बात हुई है उनका ये कहना है कि वो पूरी कोशिश करेंगे सचिन पायलट को मनाने की और क्योंकि सचिन पायलट कांग्रेस के लिए एक एसेट है। लेकिन अगर सचिन पायलट ने पूरा मन बना लिया है तो फिर वो कुछ नहीं कर सकते। तो निश्चित तौर पर अभी आधे घंटे के भीतर सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। नहीं, एक मैं ये सवाल जानना चाहूंगा आपसे अजय कि अगर ये 22 विधायक, अगर मैं कांग्रेस के 19 विधायकों की बात करूं, अगर वो बगावती रुख अपनाए हुए हैं, वो नहीं जाते हैं, फ्लोर टेस्ट की मांग कर रहे हैं, तो ऐसे में जो एक संवैधानिक स्थिति भी फिर वहां पे क्रिएट हो जाती है, वहां पे समस्या आ जाती है। इसको लेके आगे का रास्ता क्या कुछ हो सकता है? क्या जो स्पीकर हैं उनका रोल फिर अहम हो जाएगा? जी बिल्कुल, अब इसमें संवैधानिक स्थिति ये है कि चूंकि अशोक गहलोत ने 109 विधायकों का समर्थन पत्र हासिल कर लिया है, हालांकि 102 विधायक उनके पास फिलहाल मौजूद हैं। वो जो पत्र है उसकी काफी अहमियत है संवैधानिक स्तर पर। अगर ऐसी स्थिति आती है तो निश्चित तौर पर राज्यपाल को वो पत्र दिखाएंगे और उसके बाद राज्यपाल संतुष्ट होना चाहेंगे। अगर राज्यपाल संतुष्ट नहीं होंगे तो निश्चित तौर पर विधानसभा का सत्र बुलाने के बाद फ्लोर टेस्ट की मांग की जा सकती है। इसी दौरान सचिन पायलट को अपना समर्थन वापस लेना पड़ेगा और अपने जो सहयोगी विधायक हैं उनके साथ समर्थन वापसी का पत्र राज्यपाल को सौंपना पड़ेगा। उसके बाद जो संवैधानिक स्थिति है वो चलेगी। फिलहाल अभी ऐसी कोई भी स्थिति नहीं बनी है। सचिन पायलट जब तक समर्थन वापस लेने का पत्र नहीं देते तब तक फ्लोर टेस्ट की मांग करना या फ्लोर टेस्ट होना
संवैधानिक स्तर पर ये राज्यपाल को फैसला लेना होगा कि सदन कब बुलाया जाएगा और स्पीकर तय करेंगे कि कब फ्लोर टेस्ट किया जाएगा। तो ये संवैधानिक स्थिति आगे चलेगी, लेकिन फिलहाल अभी अशोक गहलोत इस बात में सफल हुए हैं कि उन्होंने अपनी संख्या मीडिया के सामने दिखा दी है और समर्थन पत्र विधायकों का वो ले लिए हैं। फिर भी मैं वही कह रहा हूं कि ये फिलहाल अशोक गहलोत के लिए संकट टलता हुआ जरूर दिख रहा हो, लेकिन राजनीति में कब पासा पलट जाए इस पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। तो जो बड़ी खबर है राजस्थान से वो ये कि आज वहां पे कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई है, अहम बैठक हुई है, और उसमें सचिन पायलट और उनके खेमे के जो विधायक हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई से संबंधित जो कांग्रेस जो ये कार्रवाई करेगी और उसके खिलाफ ये एक प्रस्ताव जो है वो पास कर दिया गया है। बढ़ेंगे आगे और दूसरी महत्वपूर्ण खबर है अमेरिका और चीन के संबंधों को लेकर। अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर पर बीजिंग के दावे को गैर कानूनी करार दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि दुनिया बीजिंग को दक्षिण चीन सागर को अपने समुद्री साम्राज्य के रूप में मानने की अनुमति नहीं दे सकती है। पोम्पियो ने दक्षिण चीन सागर में बीजिंग के दावे को अवैध बताते हुए कहा कि चीन की सरकार के पास इस क्षेत्र पर एक तरफा दावा करने का कोई भी कानूनी अधिकार नहीं है। माइक पोम्पियो ने दुनिया से चीन के समुद्री साम्राज्य के विस्तार का विरोध करने का आह्वान किया और कहा कि इस समुद्री इलाके में अमेरिका अपने मित्र राष्ट्रों की संप्रभुता की रक्षा के लिए उनके साथ खड़ा है और बीजिंग के इस अवैध दावे के खिलाफ दक्षिण चीन सागर में अपनी नीतियों को और मजबूत कर रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हरियाणा के विकास को रफ्तार देने की पहल के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नए इकोनॉमिक रोड कॉरिडोर के तहत कुल 6 परियोजनाओं का उन्होंने उद्घाटन और कुछ का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद एमएसएमई क्षेत्र में अगले 5 सालों में 5 करोड़ नौकरियों का सृजन करना है। आने वाले 5 साल में 5 करोड़ नए जॉब्स क्रिएट करने का मैंने संकल्प किया है। अभी हमारे देश में एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन 29%, 30% है। हमारे देश का 48% एक्सपोर्ट एमएसएमई से होता है और 11 करोड़ जॉब एमएसएमई में क्रिएट हुए हैं। और मैं चाहता हूं कि अभी हमारे यहाँ जो विलेज इंडस्ट्री करके है, इसका टर्नओवर हमारा पिछले मार्च एंड तक 88,000 करोड़ था। और गडकरी ने कहा कि नए इकोनॉमिक रोड कॉरिडोर से हरियाणा के विकास में काफी तेजी आएगी। आज के कोविड-19 की स्थिति में हमारे हाथ में इतने बड़े प्रमाण पर पैसा उपलब्ध होना, ये हरियाणा की इकोनॉमी को गतिशील करने के लिए बहुत उपयोगी होगा। दिल्ली मुंबई हाईवे 1 लाख करोड़ का हाईवे है और उसमें से करीब 55,000 करोड़ हम हरियाणा में खर्चा कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण हाईवेज है और ये देश के विकास में जितने महत्वपूर्ण हैं उतने हरियाणा और पंजाब के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब और कश्मीर, यहाँ से डायरेक्ट वेस्टर्न भारत को, पश्चिम भारत को, मुंबई को जो कनेक्टिविटी मिली है, दक्षिण भारत के लिए जो कनेक्टिविटी मिलेगी, इससे हरियाणा में इंडस्ट्रियल औद्योगिकरण का भी बहुत बड़ा विकास होगा। और अब खबर कानपुर से है। उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कानपुर में हुई घटना और उससे संबंधित एनकाउंटर की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विकास दुबे के अगुवाई में बदमाशों ने नुकीले हथियार और बंदूकों का इस्तेमाल करते हुए 3 जुलाई को बिकरू गांव में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की थी। सर्कल ऑफिसर देवेंद्र मिश्रा के शरीर पर 4 गोलियों के घाव थे। सभी गोलियां पॉइंट ब्लैंक रेंज से दागी गई थी। पुलिस कर्मियों को मारने के बाद आरोपियों ने उनके हथियार लूट लिए थे, जिसमें एक AK-47 भी शामिल था। एडीजी ने बताया कि आज भी शशिकांत नाम के एक गैंगस्टर को गिरफ्तार किया गया है। मुखबिर की सूचना पर वांछित अभियुक्त एवं 50,000 का इनामिया अभियुक्त शशिकांत रात्रि 2:50 बजे मेला तिराहा कस्बा चौबेपुर से गिरफ्तार किया गया। विकास दुबे के घर से AK-47 राइफल जो लूटी गई थी, मैं 17 कारतूस व शशिकांत के घर से इंसास राइफल और उसके 20 अदद कारतूस बरामद किया गया है, जिस संबंध में अब अग्रिम कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है। और अब बात बारिश और बाढ़ की। खबर असम से है। असम में पिछले 24 घंटों में बाढ़ की स्थिति अचानक बिगड़ गई है, जिसके कारण 6 लोगों की
और मौत हो गई है, जिससे राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या अब 50 हो गई है। लगातार बारिश के कारण ब्रह्मपुत्र नदी जोरहाट, तेजपुर, गुवाहाटी, ग्वालपारा और धुबरी में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। साथ ही इसकी सहायक नदियां भी खतरे के स्तर से ऊपर बह रही है। राज्य में 21,63,000 से अधिक आबादी बाढ़ के कारण प्रभावित है। राज्य के 33 जिलों में से 27 जिले बाढ़ग्रस्त हैं और 2,700 से अधिक गांव में पानी भर गया है। ऐसे हालात में 480 राहत शिविरों में 60,000 से अधिक लोगों ने शरण ले रखी है। राज्य में राहत और बचाव अभियान काफी तेजी से जारी है और पिछले 24 घंटों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ द्वारा 19,500 से अधिक लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। और वहीं बिहार में भी अधिकतर इलाकों में हो रही लगातार बारिश से कई नए स्थानों में बाढ़ का पानी फैल गया है। दरभंगा में 2 गांव में बाढ़ का पानी फैल गया है। नदी की तलहटी में बसे गांव पूरी तरह से बाढ़ के पानी से घिर गए हैं और इनका सड़क के साथ संपर्क वो भी टूट गया है। उधर पश्चिमी चंपारण के बगहा इलाके में भारी बारिश के कारण भारत नेपाल सीमा के तराई क्षेत्र चकदहवा में बाढ़ का पानी घुस गया है। एसएसबी ने कई परिवार के लोगों को नाव के सहारे बांध पर सुरक्षित पहुंचाया है। सीतामढ़ी जिले में हो रही लगातार बारिश के कारण जिले के नदी बागमती, अधवारा, मरहा, लखनदेई और अन्य नदियों में जलस्तर बढ़ने के कारण सीतामढ़ी से भेटामोड़ नेपाल बॉर्डर तक जाने वाली सड़क पर NH 104 पर पानी भर गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के सभी हिस्सों में व्यापक बारिश और गरज के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं गुजरात के सौराष्ट्र के कुछ इलाकों में बारिश हो रही है। राजूला और आसपास के इलाकों में बारिश की वजह से धातरवाड़ी बांध में जलस्तर बढ़ गया है। जूनागढ़ के गिरनार में भी भारी बारिश होने की वजह से वेलिंगटन बांध का जलस्तर बढ़ गया है। मौसम विभाग ने राज्य में 16 और 17 जुलाई को दक्षिणी गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है और मछुआरों को आने वाले 2 दिनों तक समुद्र में नहीं जाने के लिए कहा गया है। कोरोना की बात करें तो कोरोना महामारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या भारत में लगातार बढ़ती जा रही है। देश में लोगों के कोरोना से ठीक होने की रिकवरी रेट 63% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक 5,71,459 लोग इस संक्रमण से अब तक ठीक हो चुके हैं। फिलहाल देश में 3,11,565 कोरोना के एक्टिव केसेस हैं, जबकि 23,727 लोगों की इससे मौत हुई है। देश में पिछले 24 घंटों में कुल 2,86,000 नमूनों की जांच हुई है। कोविड-19 संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी के मद्देनजर कर्नाटक सरकार आज रात 8 बजे से बेंगलुरु के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण लॉकडाउन लागू कर रही है। ये लॉकडाउन 22 जुलाई की सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। लॉकडाउन को लेकर कर्नाटक सरकार ने नए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। लॉकडाउन के दौरान राज्य और केंद्र सरकार, स्वायत्त निकायों, निगमों आदि के सभी कार्यालय बंद रहेंगे। बेंगलुरु में गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान किसी भी नई उड़ान या ट्रेन से यात्रा की अनुमति नहीं होगी। टैक्सी, ऑटो रिक्शा और कैब सेवाओं को आपात स्थिति और दिशा निर्देशों के अनुसार ही अनुमति मिलेगी। होटल्स और रेस्टोरेंट से केवल खाना पैक कराने और होम डिलीवरी को संचालित करने की अनुमति होगी। साथ ही सभी धार्मिक स्थलों को भी बंद रखा गया है। वहीं परीक्षा दे रहे छात्र अपना प्रवेश पत्र का उपयोग करके यात्रा कर सकते हैं। उधर कलबुर्गी में भी कोरोना संक्रमण के मामलों पर रोक लगाने के लिए आज से 20 जुलाई तक के लिए लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। इस दौरान दुकानों को बंद रखा गया है, साथ ही सड़कें भी सुनसान दिखी हैं। और गंगा घाटों पर गूंजा कोरोना की सिर्फ एक दवा, 2 गज की दूरी, मास्क पहनना और साफ सफाई। गंगा संयोजक काशी की तरफ से चलाए गए इस कार्यक्रम में काफी संख्या में नाविक और पुरोहित जमा हुए। गंगा संयोजक दल ने नाविकों के बीच वैश्विक महामारी से लड़ने और गंगा स्वच्छता का पाठ पढ़ाया, साथ ही उनके बीच मास्क का भी वितरण किया। वाले नाविकों और पुरोहितों को बताया गया कि इस महामारी की सिर्फ एक ही दवा है, 2 गज की दूरी, मास्क पहनना और साफ सफाई। कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए नाविकों, पुरोहितों और पूजन सामग्री बेच रहे दुकानदारों के बीच मास्क वितरण किया गया। साथ ही गंगा और घाटों की सफाई के लिए लोगों से अपील कर जागरूकता अभियान भी चलाया गया। इस कोरोना नामक जो कि महामारी है, कोविड-19 भी कहते हैं, इसको दूर करने की एकमात्र दवा, सिर्फ एकमात्र दवा है 2 गज की दूरी, चेहरे पर मास्क और
साफ सफाई बनाए रखना। कृष्णवाधारयामि सकल कलश भंगे। श्री गंगाष्टकम का पाठ कर गंगा से कोरोना के जड़ मूल से विनाश के लिए गुहार लगाई गई। संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि गंगा और घाटों पर साफ सफाई रखने से हमें कोरोना जैसी कई बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। गंगा रूपी भारत के वैभवशाली संपदा का संरक्षण करना अनिवार्य ही नहीं बल्कि अपरिहार्य है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की उन्नति के लिए हमें कोरोना से बचकर अपने परिवार की सुरक्षा भी करनी है। सबसे यह निवेदन किया जाता है कि हमको अपनी सुरक्षा रखनी है, हमको अपने परिवार का ख्याल रखना है। इसलिए यह मास्क का लगाना कितना भी जरूरी है ये हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्र की बात है, राष्ट्र को हमें निरंतर आगे बढ़ाना है। नमामि गंगे की टीम काफी समय से काशी के घाटों पर जागरूकता अभियान चला रही है। दल ने इस मुहिम में अब कोरोना को भी शामिल कर लिया है। दल का मानना है कि गंगा के घाटों से रोजी रोटी चला रहे नाविकों और पुरोहितों को जागरूक करना जरूरी है। यही नाविक और पुरोहित रोजाना यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालुओं को जागरूक करेंगे, तभी ये मिशन सफल होगा। धीरज कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, वाराणसी। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस गिब्रासिस ने भी कहा है कि अगर कुछ देशों की सरकारों ने ठोस कदम नहीं उठाए तो कोरोना वायरस की स्थिति और भी बिगड़ सकती है। गिब्रासिस ने कहा कि जिन देशों में कोरोना का संक्रमण रोकने के प्रावधानों को ठीक से लागू नहीं किया गया या फिर कम किया गया, वहां खतरनाक तरीके से मामले बढ़ रहे हैं। WHO के प्रमुख ने कहा कि अगर जन स्वास्थ्य से जुड़ी आम सावधानियों पर ध्यान नहीं दिया गया तो महामारी लगातार बढ़ेगी और स्थिति बद से बदतर होती चली जाएगी। दुनिया के कई हिस्सों में दिखने वाला धूमकेतु नियोवाइस आज से भारत में भी दिखाई देगा। धूमकेतु C2020F3, जिसे नियोवाइस के नाम से भी जाना जाता है, भारत में 20 दिनों तक दिखाई देगा। आसमान में उत्तर पश्चिम दिशा की ओर यह धूमकेतु अगले 20 दिनों तक सूर्यास्त के बाद 20 मिनट के लिए दिखाई देगा। शाम के समय यह धूमकेतु आसमान में और ऊपर की ओर चढ़ेगा और लंबे समय तक दिखाई देगा। दूरबीन की मदद से इसे आसानी से देखा जा सकता है। दरअसल बेल्जियम में आज सुबह धूमकेतु नियोवाइस को देखा गया। धूमकेतु के टाइम लैप्स वीडियो में उसे गैस और धूल के मलबे के पीछे छोड़ते हुए आसमान से गुजरते हुए देखा जा सकता है। खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां भाजपा विधायक की मौत के मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल आज राष्ट्रपति से मिला। इस प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई कर रहे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति से इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की, क्योंकि ममता सरकार की किसी भी एजेंसी पर उन्हें विश्वास नहीं है। साथ ही विजयवर्गीय ने कहा कि उन्होंने ममता सरकार को बर्खास्त करने की भी मांग की है। विधायक को रात को 2 बजे घर से बुलाकर टांग दिया, फांसी पे लटका दिया। ये पहली घटना नहीं, इसके पहले पुरुलिया में भी हमारे कार्यकर्ताओं के साथ इसी प्रकार की घटना हुई थी। कुल मिलाकर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का काम करना एक बहुत ही मुश्किल हो गया है। और एक जब जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है तो क्या ऐसी सरकार को बने रहना चाहिए। हमने महामहिम राष्ट्रपति जी से मांग की है कि हमें वहाँ की किसी भी एजेंसी से कोई विश्वास नहीं है। इस प्रकरण की सीबीआई जांच करना चाहिए और साथ ही ऐसी सरकार को अब बने रहने का कोई अधिकार नहीं है जहाँ पर जनप्रतिनिधि भी सुरक्षित नहीं रह सके, और इसलिए यह सरकार तत्काल इस भंग करना चाहिए। इस संबंध में आपको गवर्नर से रिपोर्ट मंगाना चाहिए। ये 2 मांगे हमने महामहिम राष्ट्रपति जी से की है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। हम सब कोरोना वायरस की वजह से चिंतित